वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 3 दिसंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021 के बारे में है। हाल ही में लोकसभा में इस बिल को पास किया गया। इसके पहले कि हम इसके बारे में कुछ भी और समझें, आपको मतलब समझना होगा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का। समझते हैं। नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर असिस्ट किया जा रहा है। किस लिए असिस्ट किया जा रहा है? रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्टिव, अगर मान लीजिए एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है किसी भी इंडिविजुअल की, या इनफर्टिलिटी की कोई सिचुएशन है जहाँ पर एक महिला अथवा एक पुरुष बच्चे को पैदा करने में अक्षम है, ऐसे सिचुएशन में वो टेक्नोलॉजीज जो यूज़ की जाती हैं, जिसे आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जिसमें वुमेन के एग या फिर मैन के स्पर्म को हैंडल किया जाता है, ऐसी टेक्नोलॉजी के संबंध में ही ये बिल आया है। देखिए, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है, इसमें एक वुमेन की बॉडी से एग को अलग किया जाता है, उसे स्पर्म के साथ मिक्स किया जाता है और फिर एक एम्ब्रॉयो बना लिया जाता है। फर्दर उस एम्ब्रॉयो को अगेन वुमेन की बॉडी में रख दिया जाता है। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए बच्चों को पैदा किया जाता है। जो एआरटी है उसमें कई बार डोनर एग भी होता है, मतलब कोई और है जिसके एग का इस्तेमाल किया जाता है, या डोनर स्पर्म हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति ने पहले से ही अपना जो एम्ब्रायोज हैं उसे फ्रोजन फॉर्म में रखा हुआ है तो उसे भी यूज़ किया जा सकता है। और कई बार सरोगेट मदर का भी इस्तेमाल किया जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में। तो आपने समझ लिया कि अगर इनफर्टिलिटी की सिचुएशन है तो उस संबंध में जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है, चाहे वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो या फिर सरोगेसी हो, वो सब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। अब यहाँ पे जो बिल आया है इसमें क्या कहा गया है? बिल में कहा गया है कि जो भी क्लिनिक्स या बैंक्स ऐसे हैं, यहाँ पे स्पर्म बैंक की बात हो रही है, या फिर जो एग बैंक्स हैं जहाँ पर इनको स्टोर किया जाता है, उनकी हम एक नेशनल रजिस्ट्री तैयार करेंगे ताकि हमारे पास एक प्रॉपर डेटा हो कि ऐसे कौन से क्लिनिक्स या इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस संबंध में काम कर रहे हैं। रजिस्ट्री जो है उसे 5 साल तक वैलिडेट किया जाएगा और 5 साल के बाद अगेन उस रजिस्ट्री में जो डेटा है उसे रिन्यू करना होगा। फर्दर जो रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल या सस्पेंड भी किया जा सकता है अगर वो एंटिटी जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो इस बिल के प्रावधानों को फॉलो नहीं करती है। तो नेशनल और स्टेट बोर्ड बनाए जाएंगे। किस लिए? ये बोर्ड बनाए जाएंगे सरोगेसी के लिए। जो नेशनल बोर्ड होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सरोगेसी के संबंध में या एआरटी के संबंध में, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के संबंध में सजेशंस देगा कि आप कैसे कानून बनाइए। जो एआरटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं लाइक क्लिनिक्स या फिर ये जो बैंक्स हैं, वो किसी भी कपल के रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट के माध्यम से एआरटी सर्विस दे सकते हैं। यहाँ पर जो जीमिट यानी कि स्पर्म डोनर्स हैं या एग डोनर्स हैं, उनकी भी कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। जो बच्चा एआरटी के जरिए पैदा होता है उसके क्या अधिकार होंगे? उसके अधिकार बिल्कुल वही होंगे जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड के होंगे। उसे किसी भी स्थिति में जो भी लॉ हमारे पास अभी वर्तमान में है उनसे डिप्राइव नहीं किया जा सकेगा या अधिकारों से डिप्राइव नहीं किया जा सकेगा। अगर इस सिचुएशन में कोई भी एंटिटी सेक्स सिलेक्शन करती है, बताती है कि बच्चे का लिंग क्या है, या फिर एआरटी के जरिए पैदा हुए बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो ह्यूमन एम्ब्रॉयो है उसे खरीदा या बेचा जाता है, कपल या डोनर को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो फिर सजा के प्रावधान है। ये सजा 5 से 12 साल की हो सकती है और 5 से 25 लाख का फाइन भी हो सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया आईटीयू ज्वाइंट साइबर ड्रिल 2021 के बारे में है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आईटीयू यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ मिलकर इस ज्वाइंट साइबर ड्रिल को कमेंस किया। यहाँ पर देखिए, साइबर ड्रिल, इससे समझ में आ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कुछ हुआ होगा। ड्रिल में क्या होता है? हम आपस में कुछ एक्टिविटी करते हैं जिसमें कोऑपरेशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में कोऑपरेशन को एनहेंस करने की बात की गई। जो आईटीयू है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका काम ये होता है कि ऐसी जो भी कंट्रीज जो इसके मेंबर्स हैं वो वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी रेडीनेस, प्रोटेक्शन, इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी इन्हें इन्हेंस करें, और इसके लिए वो साइबर ड्रिल करते हैं, यानी कि एक्टिविटीज़ करते हैं। यहाँ पे जो इंडिया आईटीयू साइबर ड्रिल हुई है उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया में जो क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रा ऑपरेटर्स हैं
जो बहुत ही सेंसिटिव नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं उनकी साइबर सिक्योरिटी बढ़िया रहे, खतरा ना रहे। इस ड्रिल में साइबर अटैक या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट या बाकी जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं उन्हें सिमुलेट किया जाता है। मतलब जानबूझ के किसी सिस्टम को हैक कर लेना, किसी सिस्टम में डिसरप्शन क्रिएट कर देना और फिर देखना कि वो ऑर्गेनाइजेशन उसे कैसे हैंडल कर रहा है। अगर वो हैंडल नहीं कर पाया तो वो कैसे हैंडल करे वो उसे बताना। सिग्निफिकेंस, ऐसी ड्रिल अवेयरनेस फैलाने की भी काम आती हैं और जो एजेंसीज हैं इसके माध्यम से वो खुद को और बेहतर तरीके से तैयार कर पाते हैं। इस संबंध में एक और एडिशनल जानकारी है जो कि सिडनी डायलॉग के बारे में है। सिडनी डायलॉग ये इनिशिएटिव है एक इंस्टीट्यूट का। उस इंस्टीट्यूट का नाम है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। ये हर साल साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के संबंध में एक समिट रखते हैं जहां पे डिजिटल डोमेन में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसे डिस्कस किया जाता है। फर्दर एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स भी जारी किया जाता है ITU के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, जहां पे ये दिखाते हैं कि ग्लोबल लेवल पे कौन सी कंट्री साइबर थ्रेट्स को हैंडल करने में कितनी बेहतर तरीके से काम कर रही है। इंडिया को इसमें 10th रैंक दी गई थी। ITU है क्या? ITU यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 1865 में इसे बनाया गया था। समझ में आ रहा है, बहुत ही पुरानी एंटिटी है। जब इसे बनाया गया था तो इसका नाम इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन था और ये दुनिया की कुछ पुराने ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है जो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। वर्तमान में 193 मेंबर स्टेट्स इसका हिस्सा हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के बारे में है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में पब्लिश हुई है। बड़ी जानकारी होगी कि पब्लिश किया किसने है। इसे पब्लिश किया गया है IOM के द्वारा। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है। ये एक बाइनियल रिपोर्ट है। बाइनियल रिपोर्ट होने का मतलब ये है कि ये रिपोर्ट 2 साल में एक बार आती है। डेटा कहां से मिला इन्हें ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए? IDMC यानी कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर है। कौन से लोग कहां डिस्प्लेस हो रहे हैं इसका डेटा ये कलेक्ट करके रखते हैं। उसी के बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार की गई है। फोकस क्या रहा? 2022 की रिपोर्ट में मेन फोकस एरिया रहा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम डिजास्टर्स आते हैं लाइक फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन्स या फिर कुछ और वेदर इवेंट्स, उनसे क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? क्या लोगों को अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है? क्या निकल के आया? ये देखने को मिला कि पहले क्या होता था कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता था। जैसे इराक और सीरिया में लड़ाई शुरू हो गई तो लोग उस जगह को छोड़ के किसी सेफ जगह पर जाने की कोशिश करते थे। तो कॉन्फ्लिक्ट एक मेजर कॉज होता था डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन अभी ये समझ में आया है कि लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कॉन्फ्लिक्ट की तुलना में क्लाइमेट चेंज से होने वाले डिजास्टर्स से ज़्यादा है। जो नए डिस्प्लेसमेंट हैं उनमें 76% डिजास्टर्स की वजह से हैं। फिलीपींस ने हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर में डिस्प्लेसमेंट फेस किया है 2020 में। वहाँ पे जो डिजास्टर्स आए उसकी वजह से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम के बारे में है। नाम से स्पष्ट है यहाँ पे बच्चों के प्रोटेक्शन के संबंध में कुछ बात की जाएगी। यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इन्फॉर्म किया इस स्कीम के बारे में राज्यसभा में। क्या है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में ये स्कीम आती है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी की सरकारें हैं उन्हें सपोर्ट दिया जाता है। क्यों सपोर्ट दिया जाता है? ताकि ऐसे बच्चे जो ज़रूरत में हैं, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में हैं, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, ना एजुकेशन का ना सर्वाइवल का, उन्हें मदद दी जाए अंडर दिस स्कीम। क्या करते हैं इसमें? इसके तहत देखिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए जाते हैं। ये बच्चों को अपनी केयर में लेते हैं। उन्हें जो भी एज के हिसाब से रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो देते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं ताकि अगर वो कोई जॉब करना चाहते हैं तो कर सकें भविष्य में या उस समय। रिक्रिएशन, उनके खेलकूद की व्यवस्था करते हैं। हेल्थ उनकी सही रहे, उनकी काउंसलिंग की जाती है। यहाँ पे रूरल और अर्बन एरियाज़ को इक्वली कवर किया जाता है। चिल्ड्रन पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से 472 मिलियन है। ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं और ये इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 39% है। मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों का भारत में है जिस पर डेफिनेटली ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल G20 ट्रोइका के बारे में है। इंडिया ने भी G20 ट्रोइका को ज्वाइन कर लिया है। इससे ये समझ में आ गया कि अगली जो प्रेसिडेंसी होगी G20 की वो इंडिया के पास होगी। अब भला ये ट्रोइका क्या है? ट्रोइका नाम से लग रहा है जैसे कुछ 3 हो। एग्जैक्टली ट्रोइका में G20 के 3 देश होते हैं। अब भला ट्रोइका में G20 के कौन से 3 देश होते हैं? ये उन 3 देशों की ग्रुपिंग होती है जिनमें से एक ने पहले प्रेसिडेंसी ली थी, एक के पास अभी है और एक जिसे आगे मिलेगी। तो इन 3 कंट्रीज का ये ग्रुप होता है ताकि ये देश आपस में कोऑर्डिनेट कर सके। पहले जो पॉलिसी थी वो क्या थी, वर्तमान में जो चल रही है वो क्या है और आगे क्या होनी चाहिए, ये आपस में कोऑपरेट करके बढ़िया काम कर सकते हैं। है ना इनोवेटिव आइडिया? जो ट्रोइका के मेंबर्स हैं वर्तमान में वो अब इंडिया बन गया है क्योंकि इंडिया को नेक्स्ट
प्रेसिडेंसी मिलने वाली है। वर्तमान में जो प्रेसिडेंसी है वो इंडोनेशिया के पास है और इसके पहले G20 की प्रेसिडेंसी इटली के पास हुआ करती थी, ताकि ये लोग G20 का एजेंडा बढ़िया से कंटिन्यू कर सकें, इसीलिए ये ग्रुपिंग तैयार की जाती है। G20 प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया ने इटली से ली। 2022 के अक्टूबर में वो G20 की जो समिट्स हैं वो कन्वीन करेंगे, जहां पर रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर इस ये थीम होगी। फर्दर 1 दिसंबर 2022 से प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल जाएगी इंडोनेशिया से, और 2023 में जो G20 की समिट होगी वो इंडिया कन्वीन करेगा, और ये इंडिया पहली बार करेगा। G20 इनफॉर्मल ग्रुप है 19 देशों का और एक यूरोपियन यूनियन का, तो टोटल मिला के 20 हो जाते हैं। फर्दर इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है। 1999 में इसे बनाया गया था। तब इनिशियली जो देशों के 20 देशों के या 19 देशों के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स या सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे वो आपस में कोऑर्डिनेट करते थे। बाद में इसमें अपर लेवल की मीटिंग्स भी होने लगी। वर्तमान में कौन से देश हैं जो इसका हिस्सा हैं? देशों के नाम मैं आपके लिए बोलता हूं। आप G20 में चूंकि 20 या 19 देश एक EU है तो आपको याद होना चाहिए। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स और EU। ये 20 मेंबर्स हैं इसके। क्यों इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप? क्योंकि ये दुनिया की 2/3 आबादी कवर करता है, 85% ग्लोबल GDP कवर करता है, 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कवर करता है और 75% ग्लोबल ट्रेड कवर करता है। ये देश काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये ग्रुपिंग भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हो इन 20 देशों के बीच में, जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं वो बढ़िया से वर्क करें और हम एक बढ़िया और नया इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर तैयार कर पाएं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नैरोबी डिक्लेरेशन के बारे में है। नैरोबी डिक्लेरेशन को अभी हाल ही में अफ्रीकन नेशंस ने अडॉप्ट किया है। यहां पर जो बेसिक ऑब्जेक्टिव रहा वो ये रहा कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 के बीच में आया है, जिसके जरिए हम डिजास्टर के रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं, उसे अफ्रीकन कंट्रीज में अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है पहले ये समझिए। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 के लिए इसका यहां पर देखिए बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि डिजास्टर के रिस्क को या खतरे को कम किया जाए। इसे 2015 में जो 3rd UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, जो कि जापान के सेंडाई में हुआ था, वहीं पे इसे साइन किया गया था, तैयार किया गया था। काइंड ऑफ फ्रेमवर्क है, गाइडलाइन है, जिसे फॉलो करके हमें 2030 में 2005 से 15 के बीच में जो डिजास्टर्स थे या हैजार्ड थे उनकी संख्या को, उनकी इंटेंसिटी को कंपैरेटिवली कम करना है। इसके लिए जो भी प्रयास हमें करने हैं वो हम करेंगे। इसे ही अफ्रीका में इंप्लीमेंट करने के लिए नैरोबी डिक्लेरेशन आया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नैरोबी डिक्लेरेशन किस बारे में है, तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क के इंप्लीमेंटेशन के बारे में है। 8वीं अफ्रीका रीजनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये नैरोबी में केन्या में नवंबर में हुआ। उसी दौरान इस नैरोबी डिक्लेरेशन को ऑप्ट किया गया। डिक्लेरेशन में एक एक्शन प्लान है, इसे आप POA प्लान ऑफ एक्शन बोल सकते हैं। इसमें सेंडाई फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने का प्लान बनाया गया है। नैरोबी डिक्लेरेशन जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर DRR जो कि 2022 में होने वाला है उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा। ये जो मीटिंग होने वाली है ये इंडोनेशिया में होगी 2022 में, ठीक है। अब 8th अफ्रीका रीजनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसके दौरान सेंडाई फ्रेमवर्क को नैरोबी डिक्लेरेशन के फॉर्म में ऑप्ट किया गया अफ्रीका में, ये है क्या? ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का इनिशिएटिव है, वही इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर कोलैबोरेट करता है अफ्रीकन यूनियन कमीशन और इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव यही है कि डिजास्टर रिस्क इन्फॉर्म्ड डेवलपमेंट हो, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें डिजास्टर का खतरा कम हो, बेसिकली तब जब कोविड-19 के थ्रेट को इंडिया फेस, इनफैक्ट वर्ल्ड नॉट इंडिया, फेस कर चुका है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी फाइनेंशियल एड अप्रूव कर दिया है 2021-22 से 25-26 के लिए, जो नेशनल एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसके लिए। अब ये है क्या? नाम से स्पष्ट है, इंश्योरेंस, मतलब ये इंश्योरेंस देता है। किसको देता है? नाम में एक और कीवर्ड है एक्सपोर्ट, मतलब ये एक्सपोर्ट के लिए इंश्योरेंस देता है। देखिए पूरा मामला क्या है। यहां पर जो नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट है काइंड ऑफ ट्रस्ट है जिसके पास पैसे होते हैं इंश्योरेंस देने के लिए। इसे 2006 में स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। किसके लिए? प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के लिए। ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट से अलग होता है। एक्सपोर्ट क्या हो सकता है? सपोज करिए कि कंपनी ए है, ये रडार बनाती है, ठीक है। कंपनी ये रडार बनाकर अफ्रीका की किसी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देती है। अब ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट नहीं है। प्रोडक्ट
एक्सपोर्ट से अलग कैसे है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। अब जो अफ्रीका की कंट्री है, सपोज करिए कि घाना है, घाना इस कंपनी ए से कहती है इंडिया के कि आप ऐसा करिए, आप हमारे यहां आइए और हमारे यहां आप आके रडार बनाइए। अब इंडिया ने काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ले लिया जो कि अफ्रीका में है, वो वहां पे जाएंगे, वहां पे जो भी इंजीनियरिंग का काम है, जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो भी रडार बनाने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब कुछ यही करेंगे। कुल मिला के वहां पे रडार बनाने का पूरा काम इन्हीं का होगा। तो इंडिया ने केवल कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, बल्कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही एक्सपोर्ट कर दिया। तो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कई बार काफी इंपॉर्टेंट होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज जो देश ज्यादा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है उन दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट होते हैं ये नेशनल लेवल पे भी जरूरी होते हैं, लेकिन चूंकि ये काफी खर्चीले होते हैं, तो जो भी कंपनी प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करेगी वो किसी बैंक से या फिर फाइनेंशियल एंटिटी से पैसा मांगेगी। अब जो पैसा इस प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के लिए वो बैंक या कंपनी दे रही है, उसका पैसा फंसेगा, तो वो पैसा देने से कतराएंगे कि भाई हम आपको पैसा क्यों दे अफ्रीका की किसी कंट्री में जाकर प्रोजेक्ट लगाने के लिए। लेकिन चूंकि ये प्रोजेक्ट नेशनल लेवल के लिए भी जरूरी होते हैं, तो सरकार एक इंश्योरेंस अकाउंट बना देती है, उसमें पैसे डाल देती है, कहती है अगर आपका पैसा डूबेगा तो हम दे देंगे, आप ऐसे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करिए ताकि हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध भी अच्छे हों। आपको समझ में आ गया? मतलब ये एक इंश्योरेंस अकाउंट है जिसके माध्यम से प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट को इंश्योरेंस दिया जाता है ताकि प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी होते हैं। इसका एम क्या है? देखिए, वैसे तो जो गारंटी है किसी भी एक्सपोर्ट क्रेडिट की, उसके लिए एक एंटिटी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन उसके पास अगर पैसे कम हो तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के एक्सपोर्ट में पैसा लगाने के लिए, तो वो पैसा नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट से लेके इंश्योरेंस दे सकते हैं प्रोजेक्ट्स को। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। ART रेगुलेशन बिल 2020। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये ART क्लिनिक या बैंक्स को रजिस्टर करेंगे, उनका पूरा डेटा तैयार करेंगे, दैट्स ट्रू। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022, ये हर साल पब्लिश की जाने वाली रिपोर्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की, ये गलत है, ये बाइनल रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार आती है। नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट 2006 में स्टैब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ये सही है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, गलत है, ये है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।